सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार साथियों, परिष्कार वर्ल्ड में मैं ज्योति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा मॉडल टेस्ट पेपर है वो पटवार में मैथ्स के जो लगभग 20 से 25 प्रश्न आते हैं उन पर आधारित है। तो आइए हम एक एक प्रश्न के साथ में शुरुआत करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, वह लघुत्तम संख्या क्या है जो 5, 6, 7 तथा 8 से भाग करने पर शेषफल 3 छोड़ती है किंतु 9 से भाग करने पर कोई शेषफल नहीं छोड़ती। हमें संख्या ज्ञात करनी है जो भाजित है पूरी तरह से किससे, 9 से, लेकिन जब 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देते हैं तो हमेशा शेषफल कितना छोड़ रही है, 3 छोड़ रही है। तो देखो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे 5, 6, 7 और 8 का। जब 5, 6, 7 और 8 का हम एलसीएम निकालते तो एलसीएम हमारे पास में आता है 840। ठीक है, एलसीएम कितना आता है हमारे पास, 840। ये जो संख्या है हमारे पास में, ये संख्या 5, 6, 7 तथा 8 से भाजित है तथा इसको भाग देने पर क्या बचता है, शेषफल 3 बचता है। ठीक है, तो 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर शेषफल हमेशा क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। तो यानी कि जो संख्या होगी हमारे पास में, वो संख्या किस फॉर्म में होगी, वो संख्या होगी हमारे पास में 840 का गुणज, यानी कि 840 के प्लस क्या होगा हमारे पास में 3। हमारे पास में वो संख्या क्या आ गई, 840 के प्लस 3, जो कि 5, 6 तथा 7 तथा 8 से भाग देने पर शेषफल हमेशा क्या छोड़ेगी, 3 छोड़ेगी। ठीक है, अब यही जो संख्या है, ये संख्या हमारी किससे भाजित है, 9 से भाजित है। जब ये 9 से भाजित है ये संख्या, तो इसमें भाजित का मतलब है कि भाग देने पर शेषफल कुछ भी नहीं बचे। अब हमारे लिए वो संख्या निकालना है, तो न्यूनतम संख्या हमसे पूछी जो लघुत्तम संख्या है, तो के का मान मैं अपने तरफ से रखूं और इस तरीके से रखना है के का मान रखने पर कि वो संख्या पूरी तरीके से जो संख्या आएगी के का मान रखने पर वो किससे भाजित हो जाए, मेरे पास में 9 से भाजित हो जाए। जब मैं के बराबर 1 रखती हूँ तो मेरे पास संख्या आती है 840 इंटू 1 प्लस 3। इसको जब मैं डिवाइड करूंगी ये संख्या होगी मेरे पास में 843। जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो इसमें शेषफल बचता है, जबकि हमसे क्या कहा है कि 9 से भाग देने पर शेषफल नहीं बचेगा। तो अब मैं यहाँ के का मान क्या रखती हूँ, के का मान जब मैं यहाँ 2 रखती हूँ तो मेरे पास में संख्या हो जाएगी 840 इंटू 2 प्लस 3, ये हो गया 0, 2 चौक 8, 2 8 16 प्लस 3, ये कितनी होगी 1683। जब मैं 1683 में 9 का भाग देती हूं तब मेरे पास में शेषफल क्या बचता है, 0। शेषफल क्या बचता है, 0। यानी कि जो मेरी संख्या है लघुत्तम संख्या, वो कौन सी संख्या है, वो संख्या है मेरे पास में 1683, जिसको जब मैं 5, 6, 7 तथा 8 से भाजित करती हूँ तो हमेशा शेषफल कितना बचता है, 3 बचता है। और जब इसी संख्या को मैं 9 से भाजित करती हूँ या 9 से भाग देती हूँ तो मेरे पास में कुछ भी शेषफल नहीं बचता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे पास में, वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1683। ठीक है, 5, 6, 7 तथा 8 का एलसीएम हमने ले लिया, ये कितना आ गया हमारे पास में 840। अतः अभिष्ट संख्या जो होगी हमारे पास वो क्या होगी, 840 के प्लस 3 का मान जो 9 से पूरी तरह से क्या होगा, भाजित होगा। ठीक है, इसके बाद में जब के बराबर हम 2 रखने पर संख्या आती है हमारे पास में 1683। इस 1683 को 9 से भाग देने पर ये पूर्णतया भाजित है और 5, 6, 7 तथा 8 से जब भाजित करते हैं तो हमेशा शेषफल कितना बचता है, 3 बचता है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या आ गया, ऑप्शन बी 1683। अब अगला प्रश्न हमारे पास में है, x का मान हमें दिया हुआ है ये, और हमसे पूछा है कि 2x प्लस 7/4 का मान क्या है। तो देखिए x का मान हमें दिया हुआ है ये, और हमसे पूछा है कि 2x प्लस 7/4 का मान क्या है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इस पार्ट को सॉल्व करने पे मेरे पास में आता है 3/2। ठीक है, 3/2 ये किसके अपॉन में, 1 के अपॉन में, 1/3/2। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, होकर के क्या हो जाएगी, वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी 2/3। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2/3। अब वापस से जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा मेरे पास में, इसको जब मैं सॉल्व करती हूँ 1 प्लस 2/3 को सॉल्व करूंगी तो ये हो जाएगा मेरे पास में 5/3। ठीक है, ये 5/3 है, ये यहाँ पे इसके अपॉन में 1 के अपॉन में 1/5/3, तो ये ऊपर वापस से रेसिप्रोकल हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा मेरे पास में 3/5 में। ठीक है, ये इसको सॉल्व करने पे मेरे पास क्या आ गया, 3/5, ये 1 प्लस 3/5 आ गया। ठीक है, वापस से जब मैं इसको सॉल्व करूंगी 1 प्लस 3/5 को, तो ये आता है मेरे पास में 8/5। ठीक है, ये किसके अपॉन में अपने पास में 1/8/5 है, तो ये क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगा अपने पास 5/8।
यहां से ये वैल्यू यहां रखने पर अपने पास में क्या आ गया 1 + 5/8। इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास में वैल्यू कितनी आ गई 13/8, यानी कि x का जो मान है मेरे पास में वो कितना आ गया 13/8। अब इस x के मान को जब मैं किस में रखूं, इसमें रखूंगी तो मेरे पास वैल्यू निकल कर आ जाती है। देखिए 2x + 7/4, यहां से 2 × x का मान मेरे पास आया 13/8 + 7/4। इसको हल किया तो मेरे पास में ये 4, ठीक है, ये आ गया मेरे पास में 13/4 + 7/4, ये हो गया मेरे पास 20/4 यानी कि 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि 5। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में 3, 4, 5, 6 तथा 8 से विभाज्य 5 अंकों की न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। हमसे प्रश्न में न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या पूछी कि न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो देखिए सबसे पहले वो संख्या विभाजित है किससे, 3, 4, 5, 6 तथा 8 से। तो सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है कि 3, 4, 5 और 6, 8 का एलसीएम कितना है, क्योंकि जो एलसीएम है वो क्या होगी, सबसे न्यूनतम संख्या होगी जो कि इनसे विभाजित होगी। ठीक है, तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम देखिए देखिए इसका जो एलसीएम आया, एलसीएम हमारे पास में क्या आया, 15, 30, 60 और 120। ठीक है, एलसीएम हमारे पास में आ गया कितना, 120। अब देखिए साथ में हमसे प्रश्न पूछा है कि वो संख्या कैसी होनी चाहिए, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। पूर्ण वर्ग के लिए, इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखिए यहां पे एक पेयर बन रहा है हमारे पास में, लेकिन इन संख्याओं का पेयर नहीं बन रहा है। इन संख्याओं का पेयर नहीं बन रहा है, तो इसके लिए इस संख्याओं का पेयर कब बनेगा, जब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से, इसको किससे करूं 3 से, इसको किससे करूं 5 से। यानी कि मैं जो ये संख्या है हमारे पास में, इसका जो एलसीएम है उस संख्या को इनसे और मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास जो संख्या आएगी वो कैसी संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। साथ ही साथ वो क्या होगी, इन संख्या से विभाजित भी होगी। तो यानी कि जो न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या मेरे पास में आएगी, वो न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या मेरे पास कौन सी होगी, ये होगी ये। ठीक है, अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये होता है मेरे पास में, ये हो गए 3600। ठीक है, ये 3600 मेरे पास में न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हमसे कहा है कि 3600 न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या है, साथ में क्या कहा है कि वो संख्या कैसी होनी चाहिए, 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए। वो संख्या कैसी होनी चाहिए, 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो इसको मैं गुणा करूंगी किससे, 4 से। 4 से जब मैं गुणा करती हूँ तो मेरे पास में कितना आ जाता है, ये आ जाता है मेरे पास में 14400। तो न्यूनतम 5 अंकों की वो संख्या, 5 अंकों की न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या मेरे पास में कितनी आ गई, 14400, जो कि किससे विभाजित है, 3, 4, 5, 6 तथा 8 से विभाज्य है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो मेरे पास में क्या हो गया, ऑप्शन ए। देखिए वापस से 3, 4, 5, 6, 8 का एलसीएम कितना है मेरे पास में, 120 हो। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 × 2 × 2 × 3 × 5 बराबर 120। इस 120 को 2 × 3 × 5 से गुणा करने पर कितना आ गया मेरे पास में, 120 × 30 बराबर कितना आ गया, 3600। तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3600 × 2 की पावर 2 यानी कि 4 से, तो कितना हो गया मेरे पास में 14400 आंसर। इसका राइट आंसर कितना आ गया मेरे पास में, ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न हमारे पास में, व्यंजक x की पावर 4 - 2x² + k पूर्ण वर्ग होगा यदि k का मान हो। हमसे प्रश्न में पूछा कि k का मान क्या हो जिससे क्या बन जाए, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए जब मैं ऑप्शन ए रखती हूँ, ऑप्शन ए में मेरे पास में k की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, k की वैल्यू 1 रख के देखते हैं, x की पावर 4 - 2x² + 1। ठीक है, तो ये स्क्वायर बन गया किसका, x² - 1 का होल स्क्वायर हो गया। ये x² - 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, x की पावर 4 + 1 - 2x², यानी कि k का मान क्या होगा मेरे पास में, 1। ठीक है, यही आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया अपने पास में, ऑप्शन ए। k का मान क्या होगा, 1 होगा, तब इस व्यंजक जो है कैसा होगा, एक पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, देखिए x की पावर 4 - 2x² + k, समीकरण में k का मान 1 रखने पर
हमारे पास में x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, तो इसका जो राइट आंसर आ गया हमारे पास में x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ये पूर्ण वर्ग बन गया। अतः k बराबर 1 रखने पर व्यंजक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न है हमारे पास में, यदि x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है? -1 दे रखा है। तो हमसे पूछा है कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान क्या है। यहां से देखिए x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है? -1। जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स वाई। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर किसके आ गया मेरे पास में? 0 के बराबर आ गया। ठीक है, हमसे प्रश्न में पूछा है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान क्या होगा। तो देखिए हमने पढ़ा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसके बराबर होता है। ये फॉर्मूला है हमारे पास में। तो जब मैं इसको इससे कंपेयर करती हूँ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी हमारे पास में? इसकी वैल्यू हमारे पास 0। तो ये वाली वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास में मान क्या आ जाएगा? एक्स माइनस वाई इंटू 0, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू मेरे पास में क्या निकल के आ जाएगी? 0। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी आंसर क्या आ गया मेरे पास में? 0। ठीक है, तो चलिए वापस से देखते हैं एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इक्वल टू क्या है? -1 है। जब इसको सॉल्व किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर होता है एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो यानी इसका जब मान हम इसमें रखेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा हमारे पास में? 0। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास क्या? ऑप्शन सी, इसका मान है 0। अब अगला प्रश्न है हमारे पास में, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। एक वर्ग दे रखा है, उसके विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है हमारे को? 8 सेंटीमीटर है। उस वर्ग को परिगत करते हुए एक वृत्त खींचा गया है। उस वर्ग के परिगत करते हुए यानी कि उस वर्ग के चारों एक वृत्त खींचा गया है। तदनुसार उस वृत्त तथा उस वर्ग के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। तब हमें बताना है कि उस वृत्त और उस वर्ग के बीच का जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल कितना है। देखो हमारे पास में एक वर्ग है, इस वर्ग का विकर्ण हमें दिया हुआ है, इस वर्ग के परिगत एक वृत्त बना हुआ है, इस वर्ग के परिगत एक वृत्त बना हुआ है, और हमसे प्रश्न में पूछा है वृत्त तथा उस वर्ग के बीच का क्षेत्रफल। वृत्त और वर्ग के बीच का जो क्षेत्रफल है वो है हमारे पास में ये वाला जो पोर्शन बच रहा है, इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा है। ठीक है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर। वर्ग के विकर्ण की लंबाई हमें 8 सेंटीमीटर दी हुई है। तो देखो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, और हमें पता है कि वर्ग के विकर्ण की जो लंबाई है डी बराबर जो होता है वो बराबर होता है a रूट 2 के। डी बराबर किसके होता है? a रूट 2 के। अब यहां देखो d का मान हमें दिया हुआ है 8, a का मान हमें निकालना है, वर्ग की भुजा की लंबाई हमें निकालनी है a और अंडर रूट 2। तो यहां से a का मान कितना आ गया हमारे पास में? 8 अंडर रूट 2। ठीक है, इससे भुजा का मान इसमें रखने पर वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास क्या निकल के आएगा? 8 का स्क्वायर अपॉन 2। ये हो गया मेरे पास में 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास में देखिए आगे हमसे प्रश्न में साथ में दिया हुआ है वृत्त। ठीक है, ये वृत्त का जो व्यास है वही क्या है? वर्ग का विकर्ण है। वृत्त का जो व्यास है वही क्या है? वर्ग का विकर्ण है। तो वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी, जो वृत्त है हमारा उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी हमारी r, और इस r का मान जो होगा वो कितना होगा? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग की विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है हमारे को? 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, अब वृत्त का जो क्षेत्रफल है हमारे पास में, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना? पाई r स्क्वायर। तो यहां जब मैं मान रखूंगी तो ये कितना हो जाएगा? पाई इंटू 4 का स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास में 16 पाई। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल मेरे पास में आ गया 16 पाई, वर्ग का क्षेत्रफल मेरे पास में आ गया कितना? 32। अब हमसे पूछा था कि वृत्त तथा उस वर्ग के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर मैं वर्ग के क्षेत्रफल को माइनस कर दूं तो मेरे पास में इस बचे हुए पोर्शन, जो बचा हुआ क्षेत्र है, इसका क्या निकल के आ जाएगा? क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो देखिए जो इसका हमारे बीच वाला जो पोर्शन है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा मेरे पास में? वो हो जाएगा 16 पाई। वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस करना है किसको?
वर्ग के क्षेत्रफल को। पाई का मान होता है 22/7 माइनस 32, 16 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 22/7, यहाँ बच गया मेरे पास में 2। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास में आता है 16 इंटू 22/7, 7 दूनी 14, और ये हो गया 22 माइनस 14/7, ये हो गया 16 इंटू 8/7, ये हो गया 128/7। ठीक है, 128/7। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया 128/7। अब देखिए वापस से, वृत्त का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ था पाई r², क्योंकि वर्ग के जो विकर्ण है, वर्ग का जो विकर्ण था वही क्या था, वृत्त का व्यास था, और वृत्त का व्यास था तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी उसकी, आधी हो जाएगी। 8 सेंटीमीटर अगर वर्ग का विकर्ण है तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी वृत्त की, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो से कितना आ गया अपने पास में 16 पाई। आगे जब वर्ग का क्षेत्रफल हम निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल किससे निकलेगा, d बराबर क्या होता है, a√2 होता है। d बराबर क्या होता है, a√2, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो गई, d/√2। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि a², और a² क्या हो जाएगा, d²/2, यानी कि विकर्ण का वर्ग बटे 2। विकर्ण का वर्ग बटे कितना आ गया, 2। यहां से कितना आ गया मान मेरे पास में 32। अब देखो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा मेरे पास में 16 पाई माइनस 32। यहाँ जब 16 कॉमन ले लिया, पाई का मान होता है 22/7, ठीक है, माइनस 2 ये आ गया। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया मेरे पास में 128/7। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर कितना आ गया, 18 से 2/7। तो इसका जो आंसर आ गया हमारे पास में, आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी, 18 से 2/7। अब अगला प्रश्न है हमारे पास में, एक वर्ग की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक वर्ग दिया हुआ है, उसकी भुजा की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक वर्ग दिया हुआ है, उसकी भुजा की लंबाई हमें दी हुई है, और उसमें एक तो अंतःवृत्त बन रहा है और एक बन रहा है परिवृत्त। ठीक है, वर्ग के अंदर वृत्त है और परिवृत्त है। तो ये देखिए, एक तो ये तो अंतःवृत्त है, ठीक है, और ये क्या हो गया, इसके चारों तरफ परिवृत्त हो गया। ठीक है, तो देखिए अंतःवृत्त जो बन रहा है, अंतःवृत्त है हमारे पास में, इस अंतःवृत्त में इसकी जो त्रिज्या होगी, इस अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो तो होगी इसकी भुजा की आधी। वो किसकी भुजा की आधी होगी, वर्ग की भुजा की आधी होगी। ठीक है, और जो परिवृत्त है, जो परिवृत्त है हमारे पास में, इस परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, विकर्ण की आधी होगी। वो क्या होगी, वर्ग के विकर्ण की आधी होगी। तो देखिए अभी बताया था वर्ग के विकर्ण, वर्ग का जो विकर्ण है अगर वो दिया है d बराबर a√2 तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम a से d का मान निकाल सकते हैं, और अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, भुजा की आधी होगी, वर्ग की भुजा की आधी होगी। तो देखिए वापस से, अगर हम बात करें अंतःवृत्त की, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी a की आधी। a हमारे पास में कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर, भुजा कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारे पास में 7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब साथ में हमारे को परिवृत्त जो है, परिवृत्त की विकर्ण की, परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, वर्ग के विकर्ण की आधी होगी। तो पहले वर्ग का विकर्ण निकालते तो d बराबर क्या होता है, a√2 होता है। तो d का मान क्या निकलेगा, 14√2। d का मान क्या निकला मेरे पास में, 14√2। ये इसकी क्या होगी, आधी होगी। परिवृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या होगी, इसकी आधी होगी। परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इसकी आधी होगी। तो ये क्या हो गया, 14√2/2। ये आ गया मेरे पास में 7√2। अब हमसे प्रश्न में पूछा है कि अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात। अंतःवृत्त की त्रिज्या मेरे पास में कितनी है, 7 सेंटीमीटर। परिवृत्त की त्रिज्या मेरे पास कितनी है, 7√2 सेंटीमीटर। तो जब इसको हल करूंगी तो इसका मान कितना आ गया, 1/√2। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास में क्या आएगा, ऑप्शन बी आ गया। अब देखिए वापस से, भुजा हमारे पास में 14 सेंटीमीटर, विकर्ण क्या हो जाएगा, a√2 से 14√2 सेंटीमीटर। ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या अनुपात परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात निकालेंगे। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा का क्या होती है, आधी होती है, वर्ग की भुजा की आधी होती है। और परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वो भी विकर्ण की आधी होती है। तो जब मैं मान रखूंगी तो ये कितना हो गया, 14/2, 14√2/2। ठीक है, ये कितना निकल के आ गया मेरे पास में, 1√2। इसका आंसर आ गया। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास में क्या, ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न हमारे पास में है, एक घन के आयतन तथा एक गोले के आयतन का अनुपात ज्ञात करो। एक घन के आयतन
और एक गोले के आयतन का अनुपात ज्ञात करो यदि गोला इस घन में पूरी तरह फिट हो जाए। यदि गोला इस घन में क्या हो रहा है, पूरी तरह फिट हो रहा है। ये एक घन है हमारे पास में, ठीक है, इसमें ये गोला पूरी तरह से क्या हो रहा है, फिट हो रहा है। इसमें गोला क्या कर रहा है, पूरी तरह से फिट हो रहा है। तो देखिए जो घन की भुजा की जो लंबाई है वो बराबर होगी इस गोले के व्यास के बराबर। वो किसके बराबर होगी, गोले के व्यास के बराबर। यानी कि घन की जो भुजा है, घन की भुजा बराबर होगी किसके, गोले के व्यास के बराबर। अब गोले की त्रिज्या अगर r है तो व्यास कितना होगा, 2r। गोले की त्रिज्या अगर r है तो व्यास कितना होगा, 2r। यानी घन की जो भुजा है वो हमारी कितनी हो गई, 2r के बराबर हो गई। अब हमसे अनुपात पूछा है किस किसका, घन के आयतन का और गोले के आयतन का। तो घन का आयतन अनुपात गोले का आयतन। घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब और गोले के आयतन का होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। ठीक है, तो देखो भुजा कितनी है, घन की भुजा है हमारे पास में 2r का होल क्यूब अनुपात 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। त्रिज्या वही रहेगी यार, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास में हो जाएगा ये 8r क्यूब अनुपात 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, ये 2, ये आ गया मेरे पास में 6 अनुपात पाई। तो इसका आंसर कितना आ गया मेरे पास में, 6 अनुपात पाई। ठीक है, तो इसका सही आंसर कैसा हो गया मेरे पास, ऑप्शन सी। वापस से देख लें एक बार। माना गोले की त्रिज्या कितनी है हमारे पास में, r है। गोले का व्यास कितना है, 2r है। और ये किसके बराबर है, घन की भुजा के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि गोला जो है पूरी तरीके से घन में समाहित है। ठीक है, आगे देखिए घन का आयतन और गोले का आयतन का अनुपात पूछा है। तो घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब और गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो जब मान रखा और इसको हल किया तो ये कितना आ गया, 8r क्यूब अनुपात 4/3 पाई आर क्यूब, 6 अनुपात पाई। इसका क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 अनुपात पाई। अब अगला प्रश्न हमारे पास में है, एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर उसने 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, हमसे प्रश्न में पूछा है कि एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, माना कि वस्तु को 100 रुपए की वस्तु थी, उसने उसे बेचा 110 रुपए में। प्रारंभिक जो क्रय मूल्य है वो ये है। फिर उसने बेचा उसको कितने, 10% लाभ पर बेचा। 100 का 10% लाभ कितना होगा, 110 रुपए लाभ हो गया। ठीक है, अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, अगर उसने इसे 100 की जगह 20% कम में खरीदा होता, 100 का 20% कम का मतलब कितना हो गया, 100 का 20% कम में हम निकालेंगे वो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 20 रुपए कम, यानी कि कितने, 80 रुपए में अगर उसे खरीदा होता। अगर उससे कितने में खरीदा होता, 80 रुपए में खरीदा होता और 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उससे 40% का लाभ होता। 40% का लाभ किस पे होता, इस पे उसे 40% का लाभ होता। तो 40% का लाभ 80 रुपए पे जब हम 40% का लाभ निकालेंगे तो वो कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास में 112। ठीक है, यानी जो वस्तु पहले 110 में बिक रही थी वो अब कितने में बिक रही है, 112 में। अगर वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 100, 10% लाभ पर बेचने पे कितना है, 110। अगर उसने इसको 20% कम में खरीदा होता, यानी कि इतने में उसने खरीदा होता, तब उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता, 40% का लाभ होता। और कब होता, अगर वो उसे साथ ही साथ कितने रुपए ज्यादा में बेचता, 20 रुपए ज्यादा में बेचता। यहाँ कितने का अंतर है, 2 यूनिट का अंतर है। और ये 2 यूनिट का अंतर बराबर कब आ रहा है, ये 2 यूनिट का अंतर बराबर होगा कब, जब ये इस वस्तु को कितने ज्यादा में बेच रहा है, 20 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। तो यानी कि ये 2 यूनिट जो बराबर है वो किसके हैं, 20 रुपए के बराबर है। ठीक है, तो 1 यूनिट का जो मान निकल के आया वो 1 यूनिट किसके बराबर होगी हमारे पास में, वो हो गई 10 रुपए के बराबर हो गई। हमसे पूछा है प्रश्न में प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है हमारे पास में, 100। तो 100 यूनिट बराबर हो जाएगी कितनी हमारे पास में, 100 इंटू 10 कितना आ गया, 1000 रुपए। तो वस्तु का जो प्रारंभिक मूल्य था वो कितना था मेरे पास में, 1000 रुपए। तो इसका सही आंसर क्या आ गया अपने पास में, ऑप्शन बी। वापस देखते हैं एक बार। क्रय मूल्य हमारे पास में 100, वस्तु को जब 10% लाभ पर बेचा, वस्तु को जब 10% लाभ पर बेचा तो कितना हो गया, 110 रुपए। ठीक है, नया क्रय मूल्य अगर उसने इसे
20% कम में खरीदा होता, तब जब नया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80, और इस नए क्रय मूल्य पर ही उसको लाभ होता है कितने प्रतिशत का, 40% का लाभ। जब 40% का लाभ होता है तो वो वस्तु कितने में बिकती है, 112 में बिकती है। ठीक है, और 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता, यानी कि इन दो यूनिट का जो अंतर है वो कितने के बराबर है हमारे पास में, 20 रुपए के बराबर है। तो एक यूनिट कितने के बराबर आ जाएगी हमारे पास में, 10 रुपए के बराबर। तो इसका जो सही, अब प्रारंभिक क्रय मूल्य जो पूछा है, वास्तविक क्रय मूल्य जो पूछा है वो कितना हो जाएगा मेरे पास में, 100 × 10 बराबर 1000 रुपए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास में, 1000 रुपए। राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, अब अगला प्रश्न हमारे पास में है, भुवनेश 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मिनट चलता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 मिनट और चलता है, औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करो। ठीक है, चाल दे रखी है हमारे को 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे औसत चाल पूछिए। इस प्रश्न को हम एलिगेशन वाले मेथड से करेंगे, औसत चाल हमसे पूछिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इनका जो डिफरेंस है चालों का, वो डिफरेंस कितना है मेरे पास में, 40 - 25 आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चालों का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया मेरे पास में, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसके बाद में देखो, जब हम चालों का अनुपात निकालते हैं, चालों का जो अनुपात लेते हैं, यह चाल जो है वो किसके बराबर होता है, हमारे दूरी बटा समय के बराबर होता है। यहाँ हमने चाल का अनुपात लिया है, ठीक है, यहाँ हमने चाल लिए, तो हमारे पास जो अनुपात निकल के आएगा वो अनुपात किसका निकल के आएगा, समय का निकल के आता है। तो देखो इस चाल को जो है डिवाइड करना है, कितने का अंतर है इनके बीच में, 15 का अंतर है। ये है हमारे पास में, इसको जब मैं डिवाइड करूंगी, किस तरीके से डिवाइड करूंगी, समय के अनुपात में। समय का अनुपात कितना था, 30:20। ये है मेरे पास 3:2 में, यानी कि 15 को मुझे विभाजित करना है 3:2 में। तो 3:2 में विभाजित करूंगी तो वो कैसे विभाजित होगा, देखो 3/5 × 15, ये हो गया 9। इसी तरीके से 2/5 × 15, ये हो गया 6, यानी कि ये हो गया 9:6। ठीक है, तो ये जो अनुपात निकल के आया वो हमारे पास कितना आया, 9:6 निकल के आया। अब ये देखो यहाँ पे जो 9 है वो 9 कब आएंगे, जब मैं 40 में से 31 को माइनस करूंगी। ठीक है, या फिर 31 में से 25 को माइनस करने पर मेरे पास में क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो ये जो है अनुपात कितना आ गया मेरे पास में, 9:6। 3 × 9 और 3 दूनी 6, ये अनुपात आ गया हमारे पास में, समय का अनुपात आ गया। अब देखो औसत चाल कितनी निकल के है हमारे पास में, यहाँ पे मान क्या आना चाहिए, 31 निकल आना चाहिए, तभी मान कितना है मेरे पास में, 3:2 आया। तो इसका जो सही आंसर है, यानी कि जो औसत चाल जो है वो कितनी है हमारे पास में, 31 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो देखो आगे वापस से 25 किलोमीटर प्रति हावर और 40 किलोमीटर पर हावर ले लिया। ठीक है, ये है हमारे पास में 9:6, ये 9:6, 30:20 और 3:2। ये कब आया, जब हमारे पास में 40 - 25 किया हमने, 40 - 25 कितना आ गया, 15। उसके बाद में इसको इस तरीके से विभाजित किया कि इनका अनुपात कितना आ जाए, 3:2। इसको जब सॉल्व किया, ये कितना आ गया, 9 और 6। 9 और 6 यहाँ पे, ये ऐसे आया। 9 और 6 को जब रखा तो 9 और 6 कब आएंगे, जब मैं 40 में से किसको माइनस करूंगी, 31 को माइनस करूंगे, तो इसका सही आंसर कितना आ गया मेरे पास में, 31। औसत जो चाल पूछी हमसे वो कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 31 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो देखिए अब अगला प्रश्न हमारे पास में है, मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:8 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा अगर 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष है। मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात हमारे को दे रखा है 3:8। ठीक है, तो यानी अगर मानो मीना की आयु है 3x और माँ की जो आयु है वो कितनी है, 8x। ठीक है, तो 10 वर्ष और साथ में कहा अगर 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर कितना है, 35 वर्ष। उनकी आयु का अंतर कितना दे रखा है, 35 वर्ष। जब मैं इनका अंतर निकालूंगी तो ये कितना हो गया, 5x बराबर कितना है मेरे पास में, 35 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से डायरेक्ट भी देख सकती हूँ कि इन दोनों का जो अंतर है वो 5 यूनिट जो बराबर है मेरे पास में, वो किसके बराबर है मेरे पास में, 35 वर्ष के बराबर है। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर होगी किसके, 7 वर्ष के। तो मीना की जो एज है वो इस टाइम कितनी हो जाएगी मेरे पास में, 7 × 3 21 वर्ष, और उसकी माँ की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, 7 × 8 कितनी हो जाएगी, 56 वर्ष। ठीक है, अब हमसे प्रश्न में पूछा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 4 वर्ष में 4 वर्ष बाद इसमें जोड़ देंगे और 4 वर्ष इसमें जोड़ देंगे, तो ये कितना हो गया, 25, और ये कितना हो गया, 60। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया 5 और ये कितना हो गया, 12। तो इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा मेरे पास में, 5:12। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। वापस से देख लेते हैं एक बार।
मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 3:8, ठीक है। उनके बीच की आयु का अंतर कितना है हमारे पास में, 35 वर्ष है। तो 5 यूनिट किसके बराबर हो गई, 35 वर्ष के। तो 1 यूनिट बराबर हो गई 7 वर्ष। तो मीना और उसकी माँ की आयु वर्तमान में कितनी हो गई, 21 और 56। 4 वर्ष बाद में पूछा तो 4 वर्ष उसमें जोड़ दिए जाएंगे। ये कितनी हो गई हमारे पास में, 25 और 60। जब इसको हम 5 के पहाड़े से कैंसिल करते हैं तो हमारे पास में कितना आ जाता है, 5:12, ठीक है। तो इसका सही आंसर कितना आ गया, ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न देखो हमारे पास में, एक हॉस्टल में 35 छात्र है, अगर 7 छात्र और आ जाएं तो मेस का खर्च 42 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रत्येक छात्र का औसत खर्च 1 रुपया घट जाता है। जबकि प्रत्येक छात्र का जो औसत खर्च है वो क्या हो जाता है, 1 रुपया घट जाता है। मेस का प्रारंभिक खर्च बताओ। तो माना कि प्रारंभिक जो खर्च है हमारे पास में, जो बच्चे थे उनका प्रारंभिक खर्च निकालने के लिए, माना कि पहले जो औसत खर्च हुआ करता था हमारे पास में, जो पहले जो औसत खर्च हुआ करता था वो हमारे पास में 1 रुपए प्रतिदिन छात्र हुआ करता था, ठीक है। तो जो प्रारंभिक खर्च है हमारे पास में वो कितना हो जाएगा, 35 छात्रों का 35 इंटू ए हो जाएगा। फिर बाद में 42 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है, साथ ही औसत जो खर्च है वो कितना घट जाता है, 1 रुपया घट जाता है। तो अब वो खर्च कितना घट गया मेरे पास में, A-1। तो अब जो नया खर्च होगा हमारे पास में, वो नया खर्च क्या होगा, वो नया खर्च 42 कितना हो जाएगा, नया खर्च जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास में 42 इंटू A-1। साथ ही अगर 7 छात्र और आ जाते हैं तो मेस का खर्च 42 रुपए बढ़ जाता है, ठीक है। अब टोटल छात्र कितने हो गए हमारे पास में, 42 हो गए। तो 35 और 7 42, और जो नया खर्च हुआ वो कितना हो गया, 42 इंटू A-1। और साथ में 42 रुपए प्रतिदिन खर्च भी बढ़ा है, 42 रुपए प्रतिदिन खर्च भी बढ़ा है। तो जो टोटल ये खर्च कब आया, जब हमने 35A ये तो था ही, साथ में हमने 42 जोड़े, तब हमारे पास में नया खर्च आया, वो कितना आया, 42 इंटू A-1, ठीक है। जब इसको हल करूंगी तो ये हो गया 35A प्लस 42, 42A माइनस 42, ठीक है। ये हो गया 42 और 42 इधर आकर हो गया 84, और ये हो गया 42A में से माइनस किया 35A को, तो ये आ गया 7A। यहां से A का मान निकल के आ गया मेरे पास में 12। तो जो प्रारंभिक जो खर्च था मेरे पास में वो कितना हो जाएगा, 35 इंटू 12, ये हो गया मेरे पास में, ठीक है, 420 रुपए। तो 35 इंटू 12 बराबर कितने हो गए मेरे पास में, 420 रुपए। अब वापस से देख ले एक बार, मेस का जो खर्च है वो कितना है मेरे पास में, 35 इंटू ए, 35 है। माना कि एक दिन का जो खर्च है छात्र का वो कितना है, A रुपए प्रतिदिन। तो मेस का जो खर्च है वो कितना हो गया मेरे पास में, 35 है, पुराना खर्च, ठीक है। नया मेस खर्च 42 इंटू A-1, क्योंकि पहले 35 छात्र थे, फिर जब 7 छात्र शामिल हो गए तो टोटल छात्र कितने हो गए, 42। साथ ही औसत खर्चे में कितने की कमी हो गई, 1 रुपए की कमी हो गई। तो यानी कि अब खर्चा कितना हो गया मेरे पास में, A-1 हो गया। तो ये कितना हो गया, 42 इंटू A-1, ठीक है। तो और साथ में 42 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है। तो अब जो नया खर्च है वो हमारे पास में क्या है, 35A प्लस 42 बराबर है किसके, 42 इंटू A-1 के। जब इसको हल करूंगी तो यहाँ से A का मान कितना आ जाता है, 12, और मेस खर्च है हमारे पास में कितना आ जाता है, 35 इंटू 12। तो इसका जो आंसर आ गया मेरे पास में वो कितना आ गया, 420 रुपए, ठीक है, ऑप्शन डी। अब अगला प्रश्न है हमारे पास में, 225 रुपए का धन 2 वर्ष में 256 रुपए हो जाता है। 225 रुपए का धन 2 वर्ष में 256 रुपए हो जाता है। तो दर ज्ञात करो, हमसे प्रश्न पूछिए दर ज्ञात करो। तो देखो कैसे करेंगे, हमारे पास में 2 वर्ष में 225 का जो धन है वो कितना हो जाता है, 256 हो जाता है। 225 का धन है वो कितना हो जाता है, 56 हो जाता है, 256। तो देखो कैसे, जब इसका वर्गमूल क्या, क्योंकि धन कितने वर्ष में हो रहा है, 2 वर्ष में हो रहा है, तो इसका वर्गमूल करूंगी तो ये कितना हो गया, 15, और ये कितना हो गया, 16। यानी कि 15 से कितना हो रहा है, 16। कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 1 की, किस पर, 15 पर। तो 1/15 इंटू 100, ये हो गया मेरे पास में 100/15, ये हो गया 20/3, ये आ गया मेरे पास में 6 सही 2/3%। तो इसका जो आंसर आ गया मेरे पास में क्या आ गया, ऑप्शन सी। यानी कि दर कितनी है हमारे पास में, 6 सही 2/3%। वापस देख लें एक बार, 225 जो धन है हमारा वो क्या हो जाता है, 256 हो जाता है 2 वर्ष में। तो इसकी जो दर निकालने के लिए दर निकालेंगे, दर कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 1/15 इंटू 100, कितना आ गया हमारे पास में, 6 से 2/3%, ठीक है। अब अगला प्रश्न हमारे पास में है, कोई धन 5 वर्ष में 10,000 हो जाता है, वह 7 वर्ष में 10,800 हो जाता है। कोई धन 5 वर्ष में 10,000 हो जाता है, वह 7 वर्ष में 10,800 हो जाता है। तो दर ज्ञात करो।
वापस से हमसे प्रश्न में पूछा है कि जो धन है वो 5 वर्ष में 10,000, ठीक है, और 7 वर्ष में कितना हो जाता है 10,800 हो जाता है। तो देखो इन 2 सालों में जो अंतर है इनका, वो कितना अंतर है हमारे पास में 800 रुपए। 800 रुपए ब्याज हुआ, तो 2 साल का जो ब्याज था वो मेरे पास कितना था 800। तो 1 साल का जो ब्याज होगा मेरे पास में, जो साधारण ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास में 400 रुपए। 1 साल का जो साधारण ब्याज है मेरे पास कितना हो जाएगा 700 रुपए। 7 वर्ष में वो राशि कितनी हो जाती है 10,800 हो जाती है, ठीक है। तो 7 वर्ष में उसने ब्याज कितना दिया, 7 वर्ष में उसने ब्याज दिया 400 इंटू 7, ये हो गया मेरे पास में 2800 रुपए उसने ब्याज दिया। 2800 रुपए उसने ब्याज दिया। तो देखो राशि उसने क्या दी 10,800, ब्याज उसमें कितना शामिल है 2800। तो जो मूलधन था हमारे पास में, हमारे पास जो मूलधन है वो कितना है 10,800 माइनस 2800, कितना आ गया मेरे पास में, ये राशि आ गई है मेरे पास में 8,000, ठीक है। 8,000 मेरे पास में राशि आ गई। तो मूलधन हमारा आ गया 8,000, समय हमारे पास में दिया हुआ है 2 वर्ष, और ब्याज हमारा है कितना 1 वर्ष का ब्याज है हमारे पास में 400 रुपए, ठीक है। तो ब्याज कितना हो 1 वर्ष, समय हमारा 1 वर्ष, और ब्याज है हमारा कितना 400 रुपए। और हमसे पूछा क्या है, रेट हमसे पूछी है। तो अब हम इसमें सूत्र में, हमारा सूत्र है क्या, ऐसा ही बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इसमें रख के हम इसका R का मान निकाल लेते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, ऐसा ही हमारे पास में 400, P हमारे पास में है 8,000, R हमें ज्ञात करनी है ही, और T का मान है हमारे पास में 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये 40/8। R का मान कितना आ गया हमारे पास में 5%। R का जो मान आ गया वो हमारे पास में कितना आ गया 5%, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों को इस तरीके से हल करते हैं। वापस से देख लेते हैं एक बार। 5 वर्ष में राशि कितनी हो जाती है 10,000 हो जाती है। 7 वर्ष में राशि हो जाती है 10,800। दोनों में डिफरेंस कितने का है हमारे पास में, दोनों में डिफरेंस है 800 रुपए का, ठीक है। यानी कि 2 वर्ष का जो ब्याज दिया वो कितना दिया 800 रुपए। तो 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास में 400 रुपए। अगर 1 वर्ष का ब्याज 400 रुपए है, तो 7 वर्ष का जो ऐसा ही वो कितना हो जाएगा मेरे पास में 7 इंटू 400, कितना आ गया 2800 रुपए। तो जो धन है हमारा, वो धन कितना हो जाएगा हमारे पास में 8,000 रुपए। जब इसका मान, धन का मान मूलधन, और जो हमारा ब्याज है 1 वर्ष का वो, और जब हम ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे, हमारा जो फॉर्मूला एसआई का जो फॉर्मूला है उसमें जब हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास में इसका मान निकल के आ जाता है, दर का मान निकल के आ जाता है, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न हमारे पास में, चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 12 किलो कम चीनी खरीदता है। 300 रुपए में ताजा खपत ज्ञात करो। 300 रुपए में ताजा खपत ज्ञात करो। तो देखो चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई है। पहले चीनी की कीमत कितनी थी 100, अब चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि होने पर कितना हो गया 120, ठीक है। एक परिवार 12 किलो चीनी कम खरीद पा रहा है, 12 किलो चीनी कम खरीद रहा है, यानी कि कितने की कमी हो रही है 120 से कमी हो रही है कितने की 20 की। तो वो कमी कितनी है 20 पे कमी हो रही है, किस पे 120 पे, ये है 1/6, यानी कि वास्तविक खपत तो इसकी कितनी थी 6, और इस पे कमी जो हुई वो कितने की हुई 1 की कमी हुई। और वो 1 की कमी कितनी के बराबर है हमारे पास में, 1 की कमी हमारे पास में बराबर है किसके 12 केजी के बराबर। ये कमी कितने की हुई 12 केजी की हुई, ठीक है। तो अब हमसे पूछे कि वास्तविक खपत कितनी है, वास्तविक खपत या ताजा खपत। हमसे प्रश्न में पूछा पहले ताजा खपत। ताजा खपत का मतलब क्या कि कमी होने के बाद में खपत कितनी है। पहले कमी कितनी, पहले खपत कितनी है हमारे पास में 6, और अब जो खपत है वो कितनी हो जाएगी 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, ठीक है। तो अब हमारे पास में ताजा खपत पूछी, तो ताजा खपत कितनी होगी 12 इंटू 5 कितना आ गया मेरे पास में 60 केजी, इसकी कितनी आ गई ताजा खपत आ गई। अगर प्रश्न में पूछा वास्तविक खपत कितनी थी, तो वास्तविक खपत के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देते 6 से, क्योंकि वास्तविक खपत कितनी है हमारे पास में 6, तो ये कितना हो जाता 72 केजी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास में कितना आ जाएगा ऑप्शन बी 60 केजी। वापस से देख लो एक बार। 100 इसका प्रारंभिक मूल्य था, 20% की वृद्धि हुई तो मूल्य कितना हो गया 120, ठीक है। कमी कितने की हो गई 20 की, ठीक है। इसके बाद में देखो कमी हुई 120 पे, तो ये कितना हो गया वास्तविक खपत कितनी थी हमारे पास में 6, और कमी कितने की हो गई 1 की, तो ये यानी कि जो ताजा खपत है वो कितनी हो जाएगी मेरे पास में 5,
ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर है हमारे पास में 12 केजी। खपत में कमी कितने की हुई, 12 केजी कम चीनी खरीद रहा है, यानी कि जो 1 यूनिट बराबर है वो किसके बराबर है मेरे पास में, 12 केजी के बराबर है। ताजा खपत हमसे पूछिए, ताजा खपत 5 है, क्योंकि 6 - 1 करने पे कितना आ रहा है, 5 वास्तविक ये थी। और नई खपत कितनी है हमारे पास में, 5। तो नई खपत ही हमसे प्रश्न में पूछी, तो 5 × 12 बराबर कितना आ गया, 60 केजी। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास में क्या आ गया, ऑप्शन बी 60 केजी। अब अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारे पास में 2 बर्तनों में पानी और शराब का अनुपात क्रमशः 3:1 है, क्रमशः 3:1 तथा 5:3 है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी व शराब का अनुपात 2:1 हो जाए। तो देखो पानी का अनुपात हमारे पास में पहले वाले बर्तन और दूसरे वाले बर्तन में, पहले वाले बर्तन में पानी का जो अनुपात है वो कितना है, 3/4। ठीक है। इसी तरीके से इसमें 5/8, 5 और 3 टोटल कितना, 8। ठीक है। और क्या कहा है, पानी व शराब का अनुपात कितना हो जाए, 2:1, यानी कि 2/3 हो जाए। ठीक है। तो अब इसको हल करना है हमारे को, तो देखो हल करेंगे कैसे। 3/4 ये आ गया मेरे पास में 1/12। ठीक है। इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आ गया मेरे पास में, 1/12। इसी तरीके से जब इसको इसमें से माइनस करूंगी तो आ जाएगा मेरे पास में 1/24। ठीक है। तो इसको जब हल करूंगी तो मेरे पास में इसका मान कितना निकल के आएगा, इसका मान आएगा मेरे पास में ये 1 और ये 2। ठीक है। 2:1 है, तो ये रेसिप्रोकल होकर क्या हो जाएगा, 1:2। तो इसका जो सही आंसर है, अनुपात किस अनुपात में मिलाया जाए, 1:2 में मिलाया जाए, तब नए मिश्रण में पानी व शराब का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। वापस से देख लो एक बार, 3/4, 5/8, पानी का जो अनुपात है वो ले लिया। ठीक है। और कितना हो जाए हमारे पास में, 2/3, 2 और 1 3। ठीक है। आगे जब इसको हल करेंगे, इसको इसमें से माइनस किया, ये कितना आ गया मेरे पास में, 1/12। इसको इसमें से माइनस किया, फिर ये कितना हो गया, 1/24। इस तरीके से माइनस किया, है ना। अब देखो जब इसको आगे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, 1:2 किसका अनुपात आ जाएगा, पानी और शराब का अनुपात आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है हमारे पास में, किसी आयताकार खेत का आकार 284 मीटर × 248 मीटर है, यानी कि लंबाई कितनी दे दी हमारे को, 284 मीटर, और चौड़ाई कितनी दे दी हमारे को, 248 मीटर दे दी। इस खेत में लगने वाली कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या ज्ञात करो। हमसे प्रश्न में पूछा है कि आयताकार खेत दे दिया, उसकी लंबाई और चौड़ाई दे दी, और हमसे प्रश्न में पूछा है कि इस खेत में वर्गाकार आकार में टाइलों की संख्या ज्ञात करो। ये खेत है एक मेरे पास में। ठीक है। इसकी लंबाई और चौड़ाई हमारे को दे रखी है, लंबाई और चौड़ाई हमारे को दे रखी है। लंबाई कितनी दे रखी है हमारे को, 284, और चौड़ाई हमारे को कितनी दे रखी है, 248। और हमें इसमें टाइलें लगवानी है वर्गाकार आकार की। वो किस साइज की लगवानी है, तो देखो इसके लिए टाइलों का जो सबसे पहले टाइलों का आकार कितना होना चाहिए, तो टाइलों का आकार कितना हो सकता है, इन दोनों का HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों का HCF कितना आ रहा है मेरे पास में, इन दोनों का HCF आ रहा है मेरे पास में 4, यानी कि वर्गाकार जो टाइल है उसकी साइज कितनी होगी, 4 × 4 इस साइज की टाइल लगेंगी। अब टाइलों की जो संख्या है, वो टाइलों की संख्या हम निकालेंगे, आयताकार खेत का क्षेत्रफल बटे में आ जाएगा जो हमारी वर्गाकार जो टाइल है उसका क्षेत्रफल। इससे टाइलों की क्या आ जाएगी हमारे पास में, संख्या आ जाएगी। तो देखो कैसे करेंगे, आयताकार का क्षेत्रफल हमारे पास में क्या होगा, लंबाई × चौड़ाई 284 × 248, ठीक है, अपॉन 4 × 4। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये हो गया, ये आ गया मेरे पास में 284, 248। ठीक है। इनका जब मैं HCF लूंगी तो HCF कितना आ जाएगा मेरे पास में, 4। आगे देखो टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या मेरे पास में आ जाएगी आयताकार का क्षेत्रफल बटे वर्गाकार का क्षेत्रफल। ठीक है। वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल, जब इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 4402। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 4 घंटियां क्रमशः 12, 15, 20 व 30 सेकंड के अंतराल पर बजती है, वे 6 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। हमसे प्रश्न में पूछा है कि 4 घंटियां हैं, जैसे कि पहली घंटी 12, फिर 24, 36, 48 और 60, इसी तरीके से 15, 30, 45 और 60, यानी कि ये जो 2 घंटियां हैं 60वां जो सेकंड है उस पे आकर के क्या बज रही है, एक साथ बज रही है। ठीक है। इसी तरीके से चारों घंटियां कौन से सेकंड पे जाके साथ में बजेंगी, इनका जो LCM है उस सेकंड पे जाकर क्या बजेंगी, साथ में बजेंगी। तो देखो 12, 15, 20,
वह 30 का जो एलसीएम है मेरे पास में कितना आ गया 60। हर 60 सेकंड के बाद में ये घंटियां क्या करेंगी, एक साथ बजेंगी। ठीक है, हमसे पूछा कि वे 6 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगे। तो देखो 6 घंटे जब काउंट होंगे तो वो किस तरीके से काउंट होंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7। यानी कि पहली बार घंटी यहाँ बज रही, घंटियां साथ में बज रही है, फिर यहाँ पर, फिर ये 3 पे, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। 6 घंटे में घंटियां कितनी बार बजती, कम से कम 7 बार बजती। लास्ट में बार जो बजेगी, लास्ट बार जब वो बजेंगी तब वो साथ में एक बार और बजेंगी। ठीक है, तो देखो कैसे, पहले स्टार्टिंग के 6 घंटे में, 6 घंटे में कितनी बार बजेंगी। 6 घंटे में, 1 घंटे में हमारे पास में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो 6 घंटे में कितने हो जाएंगे, 3600 सेकंड, 6 इंटू 3600 सेकंड। और वो जो घंटियां हैं वो 60 सेकंड, हर 60 सेकंड के बाद में वापस बज रही है। यानी कि अब की बार जब वो घंटियां बजेंगी तो वो कितनी बार बजेंगी, 6 इंटू 3600/60, इतनी बार में जाकर के वो घंटियां बजेंगी। तो देखो जब इसको सॉल्व करूंगी, 6 घंटे में वो घंटियां 360 बार बज चुकी होंगी। 6 घंटे में वो घंटियां कितनी बार बज चुकी होंगी, 360 बार बज चुकी होगी। तो जब लास्ट में जब वो यहाँ आकर बजेगी तो एक बार और बजेगी, तो इसका क्या होगा, 360 बार तो बज चुकी, लास्ट में एक बार और बजेगी तो कितने हो जाएगी, टोटल 361 बार बजेंगी। ठीक है, तो यानी कि घंटियां कितनी बार बजेंगी, 361 बार बजेंगी। ठीक है, अब देखो वापस से 12, 24, 36, 48 और 60, इसी तरीके से 15, 30, 45 और 60, 20, 40 और 60, 30, 60, यानी कि ये घंटी 60 पे जाकर के जाने तक 4 बार बज चुकी होगी। ये 15 वाली ये 60 पे जाके 3 बार बज चुकी होगी। ठीक है, ये 2 बार और ये 1 बार, ये चारों एक साथ बजेंगी, 60वें सेकंड पे जाके एक साथ बजेंगी। तो इनका यानी कि इनका एलसीएम कितना आ गया अपने पास में, 60 आ गया। ठीक है, इसका एलसीएम हमारे पास में 60 है। अब इसके बाद में जब ये बजेंगी तो हमसे पूछा है कि 6 घंटे में कितनी बार बजेंगी। 6 घंटे में पहले टाइम काउंट कर लिया, कितना टाइम है हमारे पास में, 6 इंटू 3600 सेकंड। फिर इसको डिवाइड किया 60 सेकंड से, क्योंकि हर 60 सेकंड बाद में क्या बज रही है, वापस से बज रही है। तो कितनी बार बज चुकी है, 360 बार बज चुकी है। और एक लास्ट बार भी बज रही है, तो वो कितना हो जाएगा, 360 प्लस 1 कितना आ गया मेरे पास में, 361 बार। तो इसका सही आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी, 361। अब अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 6, 8, 10 सेंटीमीटर है, इसके लंब केंद्र व परिकेंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करो। लंब केंद्र व परिकेंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो देखो एक ही त्रिभुज है हमारे पास में, इस त्रिभुज में लंब केंद्र होता है यहाँ पे, ठीक है, और परिकेंद्र है यहाँ पर। हमसे पूछा है प्रश्न में कि लंब केंद्र व परिकेंद्र के बीच की दूरी, लंब केंद्र व परिकेंद्र के बीच की दूरी। तो मैं जब इसके चारों तरफ एक वृत्त बनाती हूँ, जब मैं इसके चारों तरफ एक वृत्त बनाती हूं तो AD, CD, BD इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि परिवृत्त के जो ये जो परिवृत्त बना हुआ है ये सभी इसकी क्या है, त्रिज्या है। ये सभी इसकी क्या है, एक त्रिज्या है। ठीक है, और त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि AD, CD और BD क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। अब देखो कि भुजाएं 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है। 6, 8 और 10 सेंटीमीटर, ये 6, ये 8 और ये कितनी है हमारे पास में, 10 सेंटीमीटर है। ये कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 5 और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो दूरी है ये कितना हो जाएगी हमारे पास में, 5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास में, ऑप्शन डी, 5 सेंटीमीटर। देखो वापस से, AD बराबर DC बराबर 5, AD बराबर DC बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और AD बराबर DC बराबर BD बराबर क्या है हमारे पास में, R। एक जब मैं वृत्त बनाती हूँ परिकेंद्र में तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, त्रिज्या हो जाएगी। और त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका मान कितना आ जाएगा हमारे पास में, 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर है क्या हो गया, ऑप्शन डी, आंसर 5। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में, ABC किसी वृत्त पर 3 बिंदु है। एक स्पर्श रेखा वृत्त को A पर स्पर्श करती है और BC के बढ़े हुए भाग को T पर मिलती है। जीवा BC द्वारा केंद्र पर बना कोण ज्ञात करो। हमसे प्रश्न में पूछा है कि जीवा BC द्वारा केंद्र पर बना कोण ज्ञात करो। तो देखो एक हमारे पास में ABC किसी वृत्त पर 3 बिंदु है, A, B और C किसी वृत्त पर हमारे पास में 3 बिंदु है। एक स्पर्श रेखा वृत्त को A पर स्पर्श करती है। एक स्पर्श रेखा है जो इसको वृत्त को A पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, और BC के बढ़े हुए भाग को, इस BC के बढ़े हुए भाग को T पर मिलती है। BC के बढ़े हुए भाग को कहाँ मिलती है, T पर मिलती है। जीवा BC द्वारा केंद्र पर बना कोण ज्ञात करो। जीवा BC द्वारा केंद्र पर बना कोण ज्ञात करो। हमें प्रश्न में और क्या क्या चीजें दी हुई है कि ये जो एंगल है इसकी वैल्यू हमारे पास में 40 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास में कितनी, 44 डिग्री, और साथ में ये वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 56 डिग्री। हमसे प्रश्न में पूछा है कि इसका मान कितना होगा। देखिए इसका मान हमारे पास में कैसे निकल के आया कि
वृत्त की जो परिधि है, ये जो जीवा है, जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का कितना होता है? दुगना होता है। जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण दुगना होता है परिधि पर बने कोण का। ठीक है, अगर यहाँ x एंगल बन रहा है तो यहाँ एंगल कितना बनेगा हमारे पास में? 2x। तो देखो यहाँ एंगल मेरे पास में कितना बन रहा है? 56 डिग्री एंगल बन रहा है। यहाँ एंगल मेरे पास में बन रहा है 56 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास में? 112 डिग्री। ठीक है, वापस से देख लेते हैं एक बार। देखो एंगल ATC हमारे को दिया हुआ है 44 डिग्री, एंगल CAT हमारे को दिया हुआ है 40 डिग्री। तो एंगल ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? ये एंगल हो जाएगा हमारे पास में 56 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास में? 56 डिग्री। इस वाले एंगल में 40 डिग्री, 44 डिग्री और ये 40 डिग्री। तो ये एंगल कितना निकल के आ जाएगा मेरे पास में? 56 डिग्री। ठीक है, साथ ही एंगल BOC बराबर क्या हो जाएगा? 112 डिग्री। एंगल BOC 112 डिग्री कैसे होगा? क्योंकि जीवा BC द्वारा या इस चाप द्वारा परिधि पर बना कोण का दुगना होता है केंद्र पर बना कोण, यानी कि जो केंद्र पे जो कोण बनेगा वो कैसा होगा हमारे पास में? डबल होगा। तो इसका जो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास में? 112 डिग्री। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास में क्या हो जाएगा? 112 डिग्री। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ प्रश्न पटवार में मैथमेटिक्स के से रिलेटेड। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।